और आज एक अखबार में जय कुमार जलज हिंदी के अच्छे लेखक हैं, उन्होंने कहा ही है कि रावण रथी विरथी रघुवीरा। तो रावण अंग्रेजी की तरह है और विरथी हिंदी जो है, और इसकी जो बाजार का जो विस्तार अभी जिस तरह से हुआ है ऑनलाइन और सारा, उसको भी उस चुनौती को भी हिंदी को देखना होगा। क्योंकि अब पीटर इंग्लैंड की यदि कोई शर्ट या पैंट आपको कुछ लेना है तो आपको सिर्फ ऑनलाइन बुक करना है। तो जो कारोबार बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हिंदी सीखी, दूसरे देशों के अब उसकी भी आवश्यकता नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो इस संकट से भी हिंदी जूझ रही है और इसको सचेत रहकर हमको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ दो दर्शक हैं, आरबी प्रसाद हैं जो किड्जी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं। आरबी प्रसाद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने भोपाल में बड़ी गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि भोपाल शहर में इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके कारण पूरे देश में हिंदी भाषा का महत्व का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अपने ही देश में अपनी राष्ट्रभाषा के लिए हमें इतना प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करने की जरूरत पड़ रही है। जबकि देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, ये हर घर के बच्चे, हर घर के लोग हर समय हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं देश में, बिल्कुल ये दर्द जो आपका है ये आम भारतीय का है, वो जो हिंदी बहुत बोलता है, बड़े चाव से बोलता है और हिंदी उसे अच्छी लगती है, सबका ये दर्द है। और हमने कहा भी कि पखवाड़ा मनाते हैं हम, सप्ताह मनाते हैं या दिवस मनाते हैं, यहीं तक हिंदी सीमित न रह जाए, इसीलिए इस कार्यक्रम पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुनीता सिंह भी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? स्वागत है आपका। रविंद्र जैन साहब, अखबारों की बात निकली थी, श्री राम तिवारी साहब ने कहा अखबारों की बात, और पवन जैन साहब भी कह रहे थे अखबार, देश के 10 बड़े अखबार हिंदी के। लेकिन क्या लगता है, भविष्य क्या दिखता है? आप तो मीडिया जगत के व्यक्ति हैं, आप कैसे देख रहे हैं? लगता है कि 5-10 साल और खिंचेगी ये चीज़ें, या फिर वही अंग्रेज़ी के ही किसी एक पोर्टल में हम जाकर हिंदी के अखबार पढ़ेंगे? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल पर चर्चा जोहान्सबर्ग में भी हुई थी कि अखबारों में अंग्रेजी का जो प्रवेश हुआ है, अनाधिकृत प्रवेश हुआ है, अखबारों की भाषा बिगड़ी है, एक मिक्सचर टाइप हो गया है। कुछ बड़े अखबार, तथाकथित बड़े अखबार जिनका सर्कुलेशन बड़ी संख्या में है, वो हेडिंग में भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने लगे हैं। तो इस पर चर्चा काफी लंबी हुई, लेकिन जितनी चर्चा हो रही है इसका प्रचलन, हेडिंग तो कहते ही हैं जी, हेडिंग तो कह ही रहे हैं तो अंग्रेजी शीर्षक तो उसके शीर्षक में भी अंग्रेजी आने लगी है, और जितनी इस पर चर्चा हो रही है इसका प्रचलन भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। और इस सम्मेलन में जो अभी परसों से शुरू होने वाला है, उसमें एक पूरा विषय रखा गया है कि हिंदी पत्रकारिता में शुद्धिकरण कैसे हो। और इस विषय के लिए निश्चित तौर पे देश के 3 बड़े पत्रकार, जिसमें मृणाल पांडे भी हैं, राजेंद्र शर्मा जी भोपाल से हैं, और राहुल देव जी हैं, और ओम थानवी जी हैं, ये लोग चर्चा करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हिंदी में जो एक अशुद्धि आई है, हिंदी अखबारों में जो अशुद्धि आई है, उसको दूर किया जा सके और हिंदी की तरह ही हमारे सामने आए, हिंदी अखबारों में पूरी तरह से हिंदी का प्रचलन हो, इसके लिए प्रयास शुरू हुए हैं। बिल्कुल, हमने भी एक अपने चैनल में, आप हिंदी चैनल का हिंदी पूछेंगे तो कठिन हो जाएगा, हमने भी अपने इस माध्यम में एक विशेष बुलेटिन, जिसका नाम हमने रखा है समग्र हिंदी संग्रह। तो जो हिंदी संग्रह है, हमने उसको बुलेटिन का नाम संग्रह रखा है। उसको हम शाम को 6 बजे प्रतिदिन प्रसारित करते हैं। और केवल हिंदी सम्मेलन के दौरान ही हमारा प्रयास ही रहेगा कि निरंतर करें, लेकिन बहुत असुविधा, बड़ी गंभीर, मैं इस बात को पूरा कर दूं, बड़ी गंभीर असुविधा है। और ये एक विडंबना ही है कि हिंदी के न्यूज़ चैनल में या हिंदी संचार माध्यम में हमको हिंदी का विशेष समाचार संग्रह चलाना पड़ता है। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब पत्रकारिता की जब बात शुरू हुई तो हेडिंग, एंकर इंट्रो, वो एक कॉलम में आ गया है। हाँ, कॉलम, यही सारी चीजें हमने भी
ये स्वीकार कर लिए गए हैं धीरे धीरे जी। मैं कहूँगा हिंदी को ये जो शुद्धतावादियों का जो नजरिया है जी जी कि हमारी भाषा में कोई दूसरी भाषा का शब्द ग्राह्य नहीं हो सकता, मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता। जी जी जी। हमें हिंदी में भी संस्कृत निष्ठ और क्लिष्ट शब्दों से बचना होगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। आम जुबान में प्रचलित शब्द हैं, चाहे वो उर्दू के हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हैं, चाहे वो किसी भी भारतीय भाषा के हों, अगर वो आम जुबान पर चढ़ गए हैं तो उसको हिंदी में प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर देवनागरी में उसको लिख रहे हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ रहा है, तो मैं ये मानता हूं। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है और सामायिक भी है। थोड़ा सा मैं रोकूंगा। हरिप्रसाद सीहोर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। हरिप्रसाद जी, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा ये निवेदन है कि मैं अपने मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा ज्यादा बोलते हैं और हिंदी में ही ज्यादा समझ में आती है, हिंदी लोग ज्यादा हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि हिंदी में हर कार्यक्रम में हिंदी में ही आना चाहिए और हिंदी भाषा का ही ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। श्रीराम तिवारी साहब, आप भी एक वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। पवन जैन साहब अभी अधिकारी हैं और अरविंद जैन साहब अधिकारियों के बहुत संपर्क में हैं और हम लोग जी अधिकारियों के अधिकारी, हम उसमें लगातार जिस तरह की हिंदी के जो मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह के हिंदी के शब्दों का, आप क्लिष्ट शब्द की बात कर रहे थे पवन जैन साहब, मध्य प्रदेश की सरकार के कुछ आदेशों में कुछ जो पत्रों का आदान प्रदान हिंदी में होता है, उसमें बड़े ऐसे शब्द हैं जो ठीक से अब समझ में भी नहीं आते बहुत से लोगों के। तो क्या लगता है, इस आप तीनों से सवाल मेरा यही है कि श्रीराम तिवारी साहब, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा और कि कैसे आप देखते हैं इस तरह के शब्दों को और क्या अब इनकी ज़रूरत बची है, ये सामायिक है या अब ये विलोपित कर दिए जाने चाहिए इस तरह की उसमें? नहीं, देखिए, जो पवन जी जो कह रहे थे कि एक कि हिंदी को अपनी सर्वग्राह्यता बनाना होगी। यदि हिंदी से कोई शब्द, अंग्रेजी से कोई शब्द मिल रहा है, इटालियन से मिल रहा है, मराठी से मिल रहा है, असमी से मिल रहा है, तो हम लोग अपनी भाषा को समृद्ध ही कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक जो थोड़ा सा विषयांतर है पर नहीं है वो, कि 68 साल देश की आज़ादी के हो गए। तो ऐसा एक मैं आपको रोकूंगा, शायद एसटीडी कॉल है, मुंबई से है हमारे पास, तोताराम मनी जी हैं। तोताराम साहब, आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते थे, हिंदी भाषा हमारी जान है, जान से भी ज्यादा हम लोग समझते हैं, उसे प्रेम करते हैं आप। जी हाँ जी। और जहाँ पर हम यहाँ पर बोलते, हमारे मराठी में भी लोग, गुजराती भी है, बॉम्बे में हर समाज, हर स्टेट के लोग हैं जी। तो हर स्टेट से हम लोग, हमारा अपना बॉम्बे का सब अपना एरिया है। जी जी जी। तो जहाँ तक हम जो हिंदी का प्रबंध चलाते, जितने उतने सब हिंदी में बोलो और हिंदी में बात करो और अपना लिपि भी, इसलिए हम लोग जहाँ पर हिंदी में ज्यादातर जोर दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीराम तिवारी साहब, आप कुछ कह रहे थे? एक पहली बात तो ये कि 68 साल देश की आज़ादी के हो गए जी, हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा नहीं है जी। इस पर भी सम्मेलन को और देश को चिंता करना होगी, संसद को चिंता करना होगी। दूसरी बात, जो हिंदी को यदि हम सर्वग्राही नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होंगी। जो शुद्धतावादी नज़रिया जो है, उससे थोड़ा सचेत रहने की, उससे बचने की ज़रूरत है। अब जैसे रेलगाड़ी शब्द है, तो अब उसमें क्या बुरा है, मतलब इतने सालों से पूरे समाज ने अपनाया हुआ है, अब हम उसके लिए कोई कठिन शब्द या अप्रचलित शब्द इस्तेमाल करेंगे तो रेलवे स्टेशन है, उसके लिए कहीं पहुंचेगा नहीं। ठीक इसी तरह से यदि चैनल शब्द यदि स्थापित हो गया है तो उसको हम हिंदी को उसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं तो अंतहीन है। और हम विरोध मतलब विरोध करने के लिए विरोध नहीं है। हिंदी तो हमारा मकसद, हमारी उद्देश्य यही है, हमारी भावना ये है कि हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा हो जो पूरे देश में बोली जाए और सब लोग उसको पसंद करें, पूरी दुनिया में उसकी पहचान। बिल्कुल जी। और दूसरा, अब जैसे भाषा के शुद्धिकरण की जो बात हो रही है, मजे की बात यह है कि मैं वो लिस्ट मैंने भी देखी है, सूची देखी है कि जिसमें मृणाल पांडे हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, ओम थानवी हैं, ये सब लोग अब हिंदी के मुख्य धारा के पत्रकार अब नहीं रह गए हैं।
जो बड़े अखबार हैं, बल्कि आज अब तो ये होने लगा है कि हिंदी शीर्षक के साथ साथ अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट में वो शीर्षक भी देने लगे हैं, हिंदी के अखबारों में ही होने लगा है जी। तो और बीच में तो अभी शायद भोपाल का ही कोई प्रतिष्ठित अखबार है, नाम लेना ठीक नहीं है, जो अंग्रेजी का एक पूरा पेज अपने साथ वो दिया करते थे। तो इस जो बाजार के साथ जो वो मिश्रित होने की जो उनकी कोशिश है, क्योंकि आप तमाम जगह चले जाएं, चाहे वो बड़े बड़े होटल्स हैं, आप हवाई अड्डे पर उतरते हैं आप, तो यदि आपने अंग्रेजी में भी बात नहीं की वहाँ पर तो आपको भदेश मान लेंगे। आप यदि किसी बड़े होटल में जा रहे हैं, सितारा होटल में जा रहे हैं, यदि आप वेटर आपका उसको अंग्रेजी में बात करेगा तो आप यदि आपने उससे अंग्रेजी में बात नहीं की तो आप भदेश मान लिए जाएंगे और आपके साथ उनका व्यवहार भी, माने हवाई जहाज में भी जा रहे हैं तो एयर होस्टेस भी जो बात कर रही है, तो यदि आपने अंग्रेजी में उसका ठीक से जवाब नहीं दिया, समव्यवहार नहीं किया, तो आपके साथ जो व्यवहार है उनका वो थोड़ा सा कमतर होगा। तो इस सब को हम जब तक प्रचलन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिंदी जिद के साथ बोलने की जरूरत भी है, हिंदी पत्र पत्रिकाओं के पठन पाठन के उसके विस्तार की भी जरूरत है, क्योंकि 2 ठो अखबार हैं जिनका जबरदस्त एक तरह प्रसार संख्या है, पर बाकी अखबार जो है 1500, 5000, 10,000, इसके बाद इतिश्री रेवा खंडे, तो इसको भी थोड़ा सा सचेत होने की और उपयोग करने की जरूरत है। जैन साहब, हिंदी पत्रकारिता की बात हो रही है और आप बहुत धुरंधर हैं हिंदी पत्रकारिता के, बहुत पुराने। कुछ ऐसे शब्द हैं जो उर्दू से शामिल हो गए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी से शामिल हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो ना हिंदी के हैं, ना उर्दू के हैं और ना अंग्रेजी के हैं। ऐसे भी कुछ शब्द, खरीदी, न जाने कहाँ से ये कौन सा खरीद की जगह खरीदी हो गया, खरीदारी की जगह खरीदी हो गया, और फूल की जगह फूल तक लिखने की आदत हो गई। ये चर्चा, हम चूँकि चैनल है, संवाद का माध्यम है, तो हम फूल भी कह लेते हैं, हम फिर भी कह लेते हैं। इस तरह की भी जो चीज़ें, नुक्ता लगाने की जो एक सोच हो गई, जवान कहना है और जवान कह दिया हमने, मतलब इस तरह की भी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये भी एक लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरी है। एक शब्द है तो अरबी का शब्द जलील यानी अल्लाह का नाम, और हम जो वास्तविक शब्द है जलील, जिस एक बहुत ऊंचाइयों का शब्द और दूसरा बहुत निचले स्तर का शब्द, लेकिन हम इस तरह की, हम अपने संवाद में इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, और इसमें हम हिंदी पत्रकारिता जो है वो भी बहुत जवाबदार है। और जैसे श्रीराम तिवारी साहब कह रहे थे कि ये वो लोग जो अब पत्रकारिता में बहुत बड़े नाम तो हैं, लेकिन अब किसी अखबार के संपादक नहीं है, किसी चैनल के संपादक नहीं है। तो अगर ऐसे लोग, हो सकता है दूसरों को ये समझाइश दें, लेकिन अपना तो हम ही जैसे लोग सकते हैं, तो क्या इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए? जैन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 विचार लगातार चल रहे हैं सामान्यतः रूप से। जैसा एक विचार तो लगातार इस बात पर चल रहा है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, इस अशुद्धि को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा विचार वो है जो पवन जी ने अभी आपके सामने रखा, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संवाद की सरल भाषा के रूप में एक दूसरे के भावनाओं को पहुंचाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, और जो स्वीकार्य हो गए हैं उनको यथावत रखा जाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा रोकूंगा, मैंने कुछ शब्दों का जो जिन शब्दों का कहीं उपयोगी नहीं था, उन शब्दों के को भी हमने खास तौर से कुछ बड़े अखबार जो हैं वो भी इसके जवाबदार हैं। हो सकता है उनमें से किसी में आपने भी काम किया। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है भोपाल में, और हिंदी पत्रकारिता की भी अहम भूमिका है इस पूरे, उसमें आप कैसे देखते हैं हिंदी पत्रकारिता को, और कैसे क्या सुधार होना चाहिए गुणोत्तर इसमें, और हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे बढ़ सकता है? जो प्रचार सरकारी स्तर पर ये सम्मेलन होता है, और दूसरी बात यह है कि इसको मीडिया कैसे कवर कर रहा है। ये 2 प्रश्न है इससे जुड़े हुए। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, तो हिंदी मीडिया का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी मीडिया के बड़े हिस्से इन दिनों मुंबई के एक अमीर परिवार के हत्याकांड से जुड़े प्रकरण पर सिविल हिरासत लगा हुआ है। वो उसको लगता है कि देश की सबसे बड़ी खबर वही है, और जो उस समय बचता है तो किसी
कोई नई माँ पैदा हुई है, उनका मुझे याद नहीं आ रहा है। उर्मिला जी मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगर हम हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे कर सकते हैं, अगर आप मुझे ये सुझाव। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा जो इशूज समाज के जरूरी मुद्दे हैं, जो संस्कृति के बड़े मुद्दे हैं, जो साहित्य और भाषा के बड़े मुद्दे हैं, जो सभ्यता के बड़े मुद्दे हैं, जब उनको ये मुद्दे तो आकर्षित ही नहीं करते। आजकल आम दर्शकों को ये मुद्दे आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आम दर्शकों में कोई सर्वे आज तक किसी चैनल ने नहीं कराया। आम दर्शकों के भी भारत के किसी बड़े अखबार ने अब तक सर्वे ऐसा नहीं कराया कि उनकी रुचियां क्या है और आप जो इम्पोज कर रहे हैं उन पर, उससे वो कैसे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अखबार कहते हैं कि टीआरपी पर हमारा हमको टीआरपी नहीं मिलती प्रोग्राम। मेरा ये कहना है कि टीआरपी एक अनसाइंटिफिक मेथोडोलॉजी मापने की है। और आज देखिए उस चैलेंज के कारण ही देश के कई सूबों में, इंक्लूडिंग आपके सूबों में, कुछ मीटर लगे हैं। बिहार में तो पहले बहुत एक आध 2 मीटर नापने के ये बहुत ही कम थे। सारे के सारे महाराष्ट्र, गुजरात और उन प्रदेशों में थे जहाँ से विज्ञापन दाता कंपनियां बहुत ज्यादा है। तो वो बाजार नियंत्रित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बाजार नियंत्रित कर रहा है, ये एक बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी चिंता। हिंदी की बात आप कर रहे हैं तो उस पर मेरा ये कहना है कि जिस तरह मीडिया नजरअंदाज करता है इन मुद्दों को, वैसे ही हमारी सरकार भी नजरअंदाज करती है। वो प्रचार प्रसार करती है कि हम हिंदी के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कामकाज दिल्ली में आकर देखिए कैसे होता है या बिल्कुल होता है। और जो काम हिंदी में भी होता है उसका हिंदी में फिर से ट्रांसलेशन होना चाहिए, तभी आम आदमी समझ पाएगा। वरना जिस हिंदी में होता है, माय गॉड, वो हिंदी तो हो नहीं सकती। उस हिंदी को मैं हिंदी का पत्रकार नहीं समझ सकता। इस भाषा में सचिवालय की फाइलें दिल्ली में लिखी जाती हैं, अगर कहीं लिखी जाती होंगी तो मुझे नहीं लगता। इसलिए भारत के ये चिंता हमारी भी है। ये चिंता हमारी, हमारे पैनलिस्ट अभी इस बात की चिंता हम कर रहे थे इसकी। उर्मिला जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र साहब आप कुछ कह रहे थे, संचित में अपनी बात कहें। वक्त अब धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है। और एक बात और, जो न्यायालय की भाषा की हम बात कर रहे थे, उस पर भी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, फिर अपने बाकी मेहमानों से भी उस पर प्रतिक्रिया लूंगा। और क्या उम्मीद लगाते हैं आप इस सम्मेलन से, वो भी आप इसमें जी। देखिए उर्मिला जी ने जो बात कही है कि मीडिया को इसको कवरेज करने की जो बात कही है, और उन्होंने ये भी इस पर भी आपत्ति लगाई कि जो भारत सरकार ये सम्मेलन कर रही है उनके सचिवालयों की क्या स्थिति है। मैं उनसे सहमत हूँ निश्चित तौर पर कि अभी भी भारतीय सरकारी चलन में भी हिंदी का जितना उपयोग होना चाहिए नहीं है। उस पर भी एक विषय जो हो रहा है वो इतनी क्लिष्ट है कि समझ में ही नहीं आती, उसके लिए एक अलग से ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ इस सम्मेलन में जो परसों से सम्मेलन शुरू हो रहा है, इसमें प्रशासन में हिंदी शब्द पर एक अलग से विषय रखा गया है, और जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं कर रहे हैं। और इस पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से प्रशासन में हिंदी का चलन बढ़ाया जाए। हिंदी इस सम्मेलन की उपयोगिता के बारे में आपने जो पूछा है सवाल, तो मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि सम्मेलन औपचारिकता बनकर ना रह जाए, केवल हमको कार्यक्रम करना है इसीलिए कार्यक्रम ना हो जाए, केवल चेहरे बदलने के लिए कार्यक्रम ना हो जाए कि पिछली सरकार ने किया तो उससे जुड़े हुए, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए साहित्यकार, बुद्धिजीवियों को, हिंदी प्रेमियों को बुलाया गया, बाकी की उपेक्षा की गई। इस बार इस सरकार के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाए, पक्षपात का इस तरह का कोई ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के ऐसे कई बड़े साहित्यकार जिन्हें देखकर हमने पत्रकारिता और लिखना सीखा है, आज वे इस सम्मेलन में दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत दुख होता है। सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल विचार करना चाहिए। अभी भी सरकार के पास 48 घंटे विचार और निर्णय करना चाहिए, दोनों 48 घंटे सरकार के पास है कि जो साहित्य की सेवा कर रहे हैं उन्हें विचारधारा से ऊपर मानकर इस सम्मेलन में उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तभी इसकी सार्थकता होगी, और जो निर्णय इस सम्मेलन में होने वाले हैं उन्हें सख्ती से पालन अगली बार किया जाए, तभी इसकी सार्थकता होगी। बिल्कुल। पवन जैन साहब आप क्या कहेंगे? और न्यायालय वाला एक विषय कहना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदी राजभाषा बन गई, लेकिन आज भी जो सभी लोगों की बात हुई तो ये बात उभर कर सामने आती है कि हिंदी न तो राज की भाषा बन पाई न काज की भाषा बन पाई। आज हमें ये कहने में गर्व है कि अगर हम देखें कि पिछले कुछ दौर में हमारे कुछ ऐसे महानायक हुए, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने हिंदी की ताकत का एहसास तो हिंदुस्तान को नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी करवाया है।
आज भी जो हमारी विदेश मंत्री है, मैं कह सकता हूँ कि हिंदी की बहुत बड़ी विदेशी हैं। तो इस पूरे सम्मेलन में ये सारे लोग हैं जो आज हिंदी के एक तरह से पूरी दुनिया में दूत हैं, वो सारे लोग हैं। अमिताभ बच्चन ने उस बॉलीवुड में हिंदी का एक सलीका बताया लोगों को, जहाँ लोग बम्बईया हिंदी बोलते हैं कि नहीं, हिंदी भाषा कितनी सुसंकृत है, हिंदी भाषा कितनी जिसमें कि लावण्य है। अमिताभ बच्चन की हिंदी सुनने के बाद लगता है एक साहित्यकार का बेटा बोल रहा है। तो ये सारे अब आपने एक बात छेड़ दी है, विदेश मंत्री की भी बात की है, तो एक आखिरी सवाल मेरा मन करता है आपसे कर ही लूं। विदेश मंत्रालय, आप कह रहे थे कि ये कूटनीति के लिए इस तरह के सम्मेलन किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय के बजाय अगर संस्कृति मंत्रालय या इस तरह का कोई विभाग अगर इसमें देश में अगर हो रहा था, वो अगुवाई करता, तो कैसा होता? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये अगर विदेश हिंदी सम्मेलनों की परंपरा को देखें, शुरुआत से लेके बाद में परंपरा तो तोड़ने की बहुत सी बातें हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज देखें, विदेश मंत्रालय भारत सरकार इसको आयोजित तो कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग ही उसका एक केंद्र बिंदु है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का उसका एक सहयोगी है। हमने भारत के बाहर भी जब विश्व हिंदी सम्मेलन किए तो विदेश मंत्रालय के साथ, चाहे वो भारतीय विद्या भवन हो या हिंदी शिक्षक संघ हो, वो एक सहयोगी के रूप में रहे। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और ये पूरा आयोजन हो रहा है, ये सामूहिक आयोजन है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि हम हिंदी भाषियों को ये संकल्प लेना है कि हमारी भाषा कोई मोहताज नहीं है, किसी रहमो करम की उसको जरूरत नहीं है, कूटनीति का हिस्सा बन के न रह जाए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हम 65 करोड़ हिंदी भाषियों को अभिमान होना चाहिए। आज अगर प्रशासन में और हमारे लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, प्रशिक्षण केंद्रों में जाते हैं या विधि और न्याय के क्षेत्रों में जाते हैं, तो हिंदी भाषी लोग खुद हिंदी बोलने में हीन भावना का अनुभव न करें। आप कहीं भी जाएं, आप अगर अपने भाषा पर गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि जिस दिन हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी ये ठान लेगी कि हमें हिंदी का अभिमान करना है, हमें हिंदी का तिलक करना है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजे या न गूंजे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में न्यायिक व्यवस्था में हिंदी अपना लेनी चाहिए जल्द से जल्द। आपको उम्मीद है कुछ इस तरह का निर्णय भी हो? देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, मेरा ध्यान उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालयों में कुछ जगह पे अभी ये आया है कि उन्होंने कुछ जो निर्णय है वो हिंदी में भी हुए हैं, कुछ भारतीय भाषा में हुए, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि ये जो हमारी सारी कानून प्रक्रिया संहिता है वो अंग्रेजों ने इस देश को उधार दिए हैं। तो जिस कानून प्रक्रिया संहिता का पूरा पूरा समागम, पूरा संकलन जो कानूनों का है वो अंग्रेजों का लाया हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। जहां से ये चीजें उच्च न्यायालय पर पहुंची है जैन साहब, जी, चाहे आप पुलिस की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, ज्यादातर अधिकतर चीजें यहीं से पहुंची। देखिए, यहाँ तो सारा कामकाज हिंदी में हो रहा है, फिर उच्च न्यायालय को इसकी आजादी, मतलब उच्च न्यायालय को आप क्या, मैं अवमानना की बात ना हो जाए, लेकिन उच्च न्यायालय से कैसे छूट दी जाती है? बात इस सम्मेलन में होगी कि विधि और न्याय में कैसे हिंदी का प्रवेश हो, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो कोर्ट में जा रहा है, जो न्यायालय में जा रहा है, वो तो हिंदी भाषी है, उसकी समझ में भी अंग्रेजी नहीं आती है। केवल वकीलों की क्या न्याय मांग रहा है और क्या न्याय मिल गया, वो बहुत देर बाद समझ में आता है। न्याय मांगने जा रहा है, कम से कम न्याय और निर्णय उसकी भाषा में होना चाहिए, उसके अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि जो हितग्राही है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसकी जुबान में भी जवाब आना चाहिए, उसकी जवाब में भी निर्णय होना। एक्चुअली इसमें मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इसमें मानसिकता, क्योंकि जो वकील अंग्रेजी में बहस करते हैं वे बड़े वकील माने जाते हैं और जो हिंदी में तर्क रखते हैं वो छोटे वकील माने जाते हैं। इसमें कोर्ट में यदि मानसिकता बदलेगी तभी हमें इसकी सार्थक परिणाम मिलेंगे। लकीर के फकीर भी न बने, हम कुछ अलग से कोई चीज करें। श्रीराम तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे अंतिम प्रतिक्रिया के तौर पर इन सारी चीजों में? उम्मीद, आप आशा क्या करते हैं और किन किन चीजों में तत्कालिक सुधार होना चाहिए? देखिए, सम्मेलन के स्तर पर जहाँ तक बात है तो आशा जबरदस्त है, कुछ बेहतर होगा, लेकिन बाजार, जिस तरह से बीच में भी चर्चा में जो जिक्र आया था, बाजार का जिस तरह से देश समाज पर कब्जा होता जा रहा है, उसमें कई तरह की चुनौतियां हिंदी के सामने भी है। पिछले कम से कम 4-5 सालों से हिंदी में कविता संग्रह छपना लगभग बंद हो गए हैं, प्रकाशक उसको हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो बिकते नहीं हैं। ऐसे ही कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। तो हिंदी सम्मेलन से इन सारी चुनौतियों को जूझने के लिए एक दिशा मिले, वो एक बहुत ज़रूरत उस बात की है। और जो सुखकर बात है, क्योंकि पवन जैन साहब भी सरकार में हैं, मैं भी सरकार में रहा हूँ और अभी भी एक हिस्सा हूँ, तो हिंदी में कम से कम
नोटशीट भेजने की, टिप्पणियां भेजने की, फैसले करने की परंपरा मध्य प्रदेश में है और ये एक बड़ा पहलू है। जाहिर है कि न्याय व्यवस्था में अभी निर्णय की जो प्रक्रिया है वो अभी बहुत जगह अभी अंग्रेजी का ही अंग्रेजी ही काबिज है। लेकिन यदि राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा हिंदी को मिलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ये सब भी बाध्य होंगे कि हिंदी जुबान में या देशी जुबान में वो बात करें। लेकिन क्योंकि अभी उस तरह का दबाव उन पर नहीं है, दबाव से वो मुक्त है, तो फिर वो जो सामर्थ्य की जो भाषा है, शक्ति की जो भाषा है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो देखिए कब तक चलता है। बिल्कुल। श्रीराम तिवारी साहब, पवन जैन साहब और रविंद्र जैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ अंतिम बात यहीं से ख़त्म करूँगा कि मेरी बेटी जब मुझसे कुछ कहना चाहती है वो कभी कभी कुछ कविताएं लिखती है, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने उसे अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाया है, तो मुझे मेरे लिए जो पोएम लिखती है या मेरे पिता के लिए जो पोएम लिखती है जो अब दिवंगत है, तो वो भी अंग्रेज़ी में ही होती है। अपनी माँ के लिए भी अंग्रेज़ी में लिखती है, अपनी बहन के लिए। तो शायद हमने ही अपने बच्चों को कुछ इस तरह के संस्कार दिए हैं, और लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी भाषा को अपने देश में, अपने घर में अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और शुद्ध भाषा का इस्तेमाल भी करें। और इस बार जो हिंदी सम्मेलन है वो ऐतिहासिक होगा, एक नई इबारत गढ़ेगा, यही उम्मीद की जाती है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। से ज्यादा देश, लगभग 100 भाषाएं। हमारी मातृभाषा हिंदी को गंगा नहीं बल्कि समुद्र बनाना होगा। आचार्य विनोबा भावे के इस विचार को सार्थक करने के लिए भारतवासी प्रयासरत हैं। इन प्रयासों में तीव्रता लाने के लिए देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश ने भी न केवल कमर कसी है बल्कि कार्य भी शुरू कर दिया है। 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुए 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में अगले यानी 10वें सम्मेलन की अगुवाई का अनुरोध करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग के लोगों से मिलकर हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के महाअभियान में जुट गए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है और अपनी भाषा में विचारों की जैसी अभिव्यक्ति होती है किसी दूसरी भाषा में मेरी बहनों और भाइयों नहीं हो सकती। 10 से 12 सितंबर तक आयोजित होने वाले 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिंदी के इस महाकुंभ में देश और दुनिया के 5000 से ज्यादा हिंदी प्रेमी और विद्वान जुटेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 10वें सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी जगत, विस्तार एवं संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन, विदेश नीति, विधि और समाचार माध्यमों के क्षेत्र में हिंदी के सामान्य प्रयोग और विस्तार पर भी गहन मंथन होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई अनुकरणीय पहल तभी एक बड़े आंदोलन का रूप ले पाएगी जब सभी लोग जागृत होकर हिंदी के महत्व को समझेंगे और इसके व्यापक प्रयोग के साथ दूसरों को भी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी जंग। इस पेशकश में हम रोज राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं और साथ ही आपको ये बताते हैं कि कहां क्या और किस तरह की सियासी उठापटक हुई, साथ ही राजनीति के शतरंज पर कौन सी ऐसी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के